85% जो मजदूर लोग हैं, दलित लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, साधन विहीन लोग हैं, उन्होंने माननीय साहब कांसी राम जी को बात को माना और ये अपने में से जब एक जगह बैठने लग गए तो अपने में से ही एमएलए बनाया, अपने में से ही एमपी बनाया और अपने में से ही मुख्यमंत्री बनाया। समाज का इतिहास नहीं होता, वह कभी शासक नहीं बन पाता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है और जागृति से सोच बनती है और सोच से ताकत बनती है और ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनता है। नमस्कार साथियों, बीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटरव्यू के सफर में आज हम आ पहुंचे हैं सीकर। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने एक छोटे से गांव से अपनी यात्रा शुरू करके आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव के पद को सुशोभित करते हैं। आज हम आपको धर्म सिंह तनान से मिलाने वाले हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जी सर, आपके बारे में बताइए सर। मेरा नाम धर्म सिंह तानान है और मैं वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का सचिव हूँ और सेक्टर का प्रभारी भी हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था, उस समय मैं सीनियर क्लास में पढ़ाई करता था और माननीय साहब कांसी राम जी चूरू आए थे और 2000 के अंदर चूरू के अंदर एक जनसभा के अंदर माननीय साहब कांसी राम जी का एक उद्बोधन सुना और वहाँ पर माननीय साहब कांसी राम जी के विचार सुनने को मिले। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी से मैं जुड़ गया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने बहुजन समाज पार्टी से आप जुड़े तो आपने क्या देखा? उन जो माननीय कांसीराम जी थे, उन्होंने स्पीच देके जो भी उद्बोधन दिया, उसमें आपको ऐसा क्या लगा कि आपको बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा हुई? बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उन लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम करती है और उन लोगों को कैसे सत्ता तक पहुंचाया जाए, यही माननीय साहब कांसी राम जी की बात हमारे समझ में आई। एक तरह से दलित लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है, इस कारण से मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसका गठन कब हुआ था और उसका इतिहास क्या है? कैसे उसका गठन हो गया? कैसे बहुजन समाज पार्टी की जो नींव रखी गई थी स्थापना की, वो कैसे सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का गठन जब माननीय साहब कांसी राम जी ने किया, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी को बनाने से पहले माननीय साहब कांसी राम जी ने बामसेप का गठन किया। बामसेप का गठन 6 दिसंबर 1978 को माननीय साहब कांसी राम जी ने किया। 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। उस दिन माननीय साहब कांसी राम जी ने बामसेप का गठन किया। बामसेप का गठन समाज के बुद्धिजीव जो वर्ग के लोग थे, उन लोगों को जो आर्थिक रूप से थोड़े सक्षम थे, उन लोगों को एक जगह बिठाने का काम किया। उसके बाद में माननीय साहब कांसी राम जी ने DS4 का गठन किया। DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसका गठन 6 दिसंबर 1981 को किया। 6 दिसंबर को ही DS4 का गठन किया और बहुजन समाज पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 को माननीय साहब कांसी राम जी ने किया। बहुजन समाज पार्टी के गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, और भी बहुत सी, मतलब एक क्वेश्चन है कि और भी उसमें बहुत सी राजनीतिक पार्टियां थीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस देश के अंदर दबे कुचले समाज के लोगों को समानता का अधिकार मिले। इस देश के अंदर बात न्याय और अन्याय की है, बात समानता की है, तो समानता कैसे इस देश के अंदर लाई जाए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के गठन की आवश्यकता पड़ी। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जितने भी वर्कर हैं, उनके घरों में, उनके परिवारों के अंदर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति पहले राजनीति के अंदर नहीं रहा।
चाहे मान्यवर साहब कांसीराम जी को ले लो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी को ले लो, चाहे अन्य जो भी पदाधिकारी हैं उनको ले लो, उन लोगों को राजनीति के अंदर लाने का मेन जो उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी का रहा है। जैसे कि सर ने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वर्ग है जिसका राजनीतिक में भागीदारी नहीं है, राजनीतिक भागीदारी नहीं है, उसको उससे जोड़ना। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की जब से स्थापना हुई है तब से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद होता है पार्टी का, जो बहुजन समाज पार्टी के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कौन कौन बने हुए थे? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 1984 में। 1984 से लेकर के 2003 तक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर साहब कांसीराम जी थे। और 2003 के अंदर मेला ग्राउंड लखनऊ के अंदर बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी रैली थी, जिसमें चीफ गेस्ट मान्यवर साहब कांसीराम जी थे, बहन कुमारी मायावती जी थी जो मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उस रैली के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी का उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। और 2003 के बाद में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी लगभग कितने राज्यों में सत्ता में आई थी और कितने वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी ने शासन किया है? बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनाई है। बहुजन समाज पार्टी के गठन से पहले लोग सोच भी नहीं पाते थे कि ये दलित वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, दबे कुचले लोग हैं, वो सत्ता में आ सकते हैं क्या। बहुजन समाज पार्टी 3 जून 1995 को पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री पहली बार बनने के बाद में 4 माह तक उनका शासन चला। दूसरी बार 1997 को उत्तर प्रदेश की दूसरी बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। तीसरी बार 2002 के अंदर बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 13 मई 2007 को उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी है। और देश के आधे से भी ज़्यादा राज्यों के अंदर आज भी बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक, 4 विधायक, 5 विधायक, 7 विधायक, 10 विधायक तक जीत करके आते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। जैसा कि सर आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है, तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार बनाने के बाद जैसे सीधी सी बात है कि आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में खेल चलता रहता है। बहन कुमारी मायावती जी पर भी यही आरोप लगा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जगह जगह हाथियों की मूर्ति बना कर लगा दी थी। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथियों की मूर्ति लगाई, उत्तर प्रदेश के अंदर पार्क बनाई, और इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन का आंदोलन है। और यह आंदोलन उन महापुरुषों की विचारधारा का आंदोलन है। महापुरुष कौन से? जिन महापुरुषों ने इन दबे कुचले समाज के लोगों के लिए कुछ किया, उनकी बात को आगे बढ़ाया, इस समाज के अंदर जागृति लाने का प्रयास किया। जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये बुक है नारायण गुरु की है। नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी बातों को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद में बहुजन समाज पार्टी ने इन्होंने जो बात बताई उस ही बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इन महापुरुषों के नाम से वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर पार्क बनाए, स्मारक बनाए। उन स्मारकों के अंदर इन महापुरुषों को मान और सम्मान मिला, क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह कभी शासक नहीं बन पाता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, और जागृति से सोच बनती है, और सोच से ताकत बनती है, और ताकत से शक्ति बनती है, और शक्ति से शासक बनता है।
इसलिए उन चीज़ों को, उन स्मारकों को, उन पार्कों को दलित समाज के लोग देखेंगे तो उनको इतिहास याद आएगा कि इस सूबे की मुख्यमंत्री एक गरीब मजदूर परिवार की एक बहन, एक बेटी मुख्यमंत्री बनी थी और इन्होंने इन महापुरुषों को मान और सम्मान देने का काम किया। इससे पहले जो भी पार्टियों की सरकार रही, सत्ता रही, उन्होंने भी बहुत से स्मारक बनवाए हैं, पार्क बनवाए हैं। उनके बारे में तो लोग नहीं कहते हैं। इन महापुरुषों के बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समाज, ये दलित वर्ग, ये मजदूर वर्ग बहुत भोला डाला है, तो ये बातों में आ जाता है, गुमराह हो जाता है और समाज को समझाने का भी बहुत प्रयास किया और समाज को ये पता भी है कि इन महापुरुषों को सम्मान मिलना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए वहाँ पर स्मारक बने, क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी की एक सोच थी। बहुजन समाज पार्टी का गठन करने से पहले एक सोच थी उनकी कि बहुजन समाज पार्टी का गठन हम कर रहे हैं तो हम, इस देश के अंदर बहुत सी उस समय राजनीतिक पार्टियां थीं, 6 राष्ट्रीय पार्टियां और भी थी, उनमें भी वो चाहते तो काम कर सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बनाई हुई आरपीआई भी थी, उनमें भी काम कर सकते थे। लेकिन आरपीआई के उस समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत से टुकड़े कर दिए थे और मान्यवर साहब कांसीराम जी ने गठन करने से पहले इस देश के अंदर जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां थी वो एक पूंजीपति वर्ग के लोगों की थी। जो इस देश के अंदर 15% पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उन्हीं की पार्टियां थीं और उन पार्टियों के लोग आते कब? जब चुनाव के 6 महीने रहते, आचार संहिता लगती, तो उसमें बड़े लवाजमा लेकर के हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ करके आते, बहुत से रुपए पैसे बांटते और वो एमएलए एमपी बन करके और वहाँ यहाँ से चले जाते और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का वो काम करते। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने इन लोगों को देखा, मजदूर लोगों को देखा, दलित लोगों को देखा, घुमक्कड़ जो लोग हैं उनको देखा, जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उन लोगों को देखा। तो साहब कांसीराम जी ने सोचा कि इनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, वोट किसके हैं? इन 85% जो मजदूर लोग हैं, जो इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, 85% लोग हैं, उनके पास में ज़्यादा वोट हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं इस देश के 15% लोग। तो इन 15% लोगों से कैसे सत्ता छीनी जाए, वो एक पेन के माध्यम से हम लोगों को उस समय बताते थे और पेन के माध्यम से आज भी बहुत से कार्यकर्ता बताते हैं। ये जैसे पेन है, ये इस देश के अंदर इस तरह की ये व्यवस्था है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से जो व्यवस्था बना दी। ऊपर ये हो गए 15%, 10% पूंजीपति लोग, जिसमें टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, मोदी, तोदी, आपके इस तरह के ये 15% लोग हैं और नीचे हैं 85% लोग, जो मजदूर हैं, जो मजलूम हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, साधन विहीन लोग हैं, जिनके पास में रोजगार के कोई साधन नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है। इस तरह के ये 15% लोग हैं। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी उस समय इस पेन के उदाहरण से बताते थे कि इस पेन का जो कार्य होता है, ये पेन पूरा काम करता है, लिखाई पढ़ाई का काम करता है, सब कुछ काम इस पेन से होता है पूरा। लिख इधर से भी ये जैसे ऊपर आ गया, पेन लिखने लगे, ये ऊपर आ गया, दिखाई कौन देता है? ये पेन देता है। उसके बाद में हमने पूरे पेन में काम कर लिया, इसको बंद कर दिया, तो कौन आया? ये ऊपर पेन आया। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने क्या इसमें का उदाहरण देकर ये बताते थे कि जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को, ये जो खड़ी व्यवस्था है, उसको हम खड़ी न रखिए बल्कि इस तरह से पड़ी व्यवस्था करना चाहते हैं। हमको इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं, ऐसे करने से ये पूंजीपति दब जाएंगे नीचे। ये मजदूर जो दलित मजदूर है, जो जातियां हैं, ये फिर तो उल्टा काम हो जाएगा। तो हमें उल्टा नहीं करना है। इस देश में गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, समानता जो जिसके बारे में बात करते हैं, वो समानता लानी है। तो इस तरह से इसको पड़ी व्यवस्था करते हैं, तो सब समान है, एक समान है, किसी ज़्यादा इस एक से एक के ऊपर एक भी नहीं है, सबको समानता का अधिकार इस देश में मिले। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान हमें समानता की ही बात सिखाता है और इस समानता के कारण से ही इस देश में खुशहाली आएगी, इस देश का उद्धार होगा।
तो माननीय और साहब कांशीराम जी इस पेन के माध्यम से हम लोगों को समझाते थे कि इस जो ये व्यवस्था है, जो एक खड़ी व्यवस्था है, उसको खड़ी न रख के इस तरह से इस व्यवस्था को करना चाहते हैं। जिस तरीके से पेन का पूरा काम लिखाई पढ़ाई करने के बाद में, पूरा काम करने के बाद में, इस पेन को जैसे जैसे ही हम जेब के अंदर डालते हैं तो ये 85% गायब हो जाता है और ये 15% जो हैं पूंजीपति लोग वो ही दिखाई देते हैं। तो इन 15% लोगों की इन 15% लोगों की से इनके हाथों से सत्ता कैसे छीनी जाए, ये बात उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहचानी और इन्हीं चीज़ को लेकर के माननीय साहब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात को जल्दी समझा और उत्तर प्रदेश के 85% जो मजदूर लोग हैं, दलित लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, साधन विहीन लोग हैं, उन्होंने माननीय साहब कांशीराम जी को बात को माना और ये अपने में से जब एक जगह बैठने लग गए तो अपने में से एमएलए बनाया, अपने में से ही एमपी बनाया और अपने में से ही मुख्यमंत्री बनाया। तो इन लोगों को पता चल गया कि इस तरीके से तो ये काम गलत हो रहा है, हम तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनका वोट लेकर के ये लोग बहुत मजे मारते थे। आज इन लोगों की संपत्ति है पूरी जोड़ लो, एक तरफ कर लो, और इन लोगों की संपत्ति एक तरफ कर लो। इन लोगों के पास में संपत्ति ज़्यादा है, इन लोगों के पास में संपत्ति कुछ भी नहीं है। इनके पास में जो रहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है। इनका एक कुत्ता है, उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है और इनके पास में खाने के लिए रोटी भी नहीं है। तो माननीय साहब कांशीराम जी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने बात को माना, समझा और समझने के बाद में वहाँ पर सरकार बनाई और सरकार बना करके 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद में वहाँ पर उन महापुरुषों को मान और सम्मान मिला। सर ने जैसे बताया है कि जो देश का एक दबा कुचला शोषित वर्ग है, उन्होंने माननीय कांशीराम जी के विचारों से प्रेरित हुए, उनकी बातों को समझा। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी क्या कंडीशन है भारत में? देखिए, वर्तमान के अंदर बहुजन समाज पार्टी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के आज के समय हम बात करें तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पर विधायक नहीं है। राजस्थान के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीत के आए थे। कांग्रेस ने उनको खरीद लिया, लालच दे दिया। आज तो वो भी चिल्ला रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे साथ में धोखा हो गया, ये हो गया। लेकिन पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का बूथ स्तर पर कार्य करता है और बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की नहीं, 1 नंबर की एक नंबर की पार्टी के रूप में उभर करके आएगी और बहुजन समाज पार्टी के हाथों में सत्ता आएगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री 2024 के अंदर बनेगी। जैसा कि सर आपको भी पता है, बहुजन समाज पार्टी पे ये आरोप लगते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी युवाओं पर भरोसा नहीं करती है, युवाओं पर विश्वास नहीं जताती है। लेकिन अब आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर उन्होंने इस मिथक को भी मिटा दिया। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुजन समाज पार्टी, ये आपकी बात सही है, युवाओं की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी युवाओं को बहुत मौका देती है लेकिन गुमराह नहीं करती है। पढ़ने की उम्र है, उसमें पढ़ाई करो, क्योंकि घर वाले आपको किसी उम्मीद के साथ में पढ़ाना चाहते हैं और कुछ आप भी उम्मीद लेकर के, युवा वर्ग है, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो युवा वर्ग कुछ अरमान लेकर के घर से आता है और कॉलेज के अंदर हैं, वो अपना काम करें, पढ़ाई करें। कॉलेज स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का इस तरह का कोई संगठन नहीं है। इस कारण से कई लोग गुमराह करने का काम करते हैं, चिल्लाते हैं कि युवाओं को मौका नहीं देते हैं। लेकिन जिनका बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट समझ में आया है, चाहे वो युवा हो चाहे और कोई हो, हम भी तो युवा ही हैं। आज राज्यसभा के अंदर राम जी गौतम को भेजा है, एक युवा ही हैं। इन्होंने राम जी गौतम साहब को जब राज्यसभा में भेजा, आप कल्पना नहीं कर पाओगे, राम जी गौतम जी एक ऐसे गरीब परिवार से आते हैं और उनके सामने जो चुनाव लड़ने वाले थे एक बहुत बड़े उद्योगपति व्यक्ति थे, उनको चुनाव हरा करके राम जी गौतम जी राज्यसभा के सांसद बने हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने युवाओं को, गरीबों को
राज्यसभा में, देश का जो उच्च सदन है, संसद के अंदर जो राज्यसभा है उसमें भेजने का काम किया है। राम जी गौतम के सामने अपने सीकर ही के जो बजाज का नाम सुना है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन बजाज खानदान के ही प्रकाश बजाज को चुनाव में हरा करके राम जी गौतम जी राज्यसभा में पहुंचे थे। वो भी एक युवा ही हैं। आज जितने भी स्टेट हैं सब में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने मौका दिया है, और बहन जी के नेतृत्व में युवा उनकी बात को समझ भी रहे हैं और काफ़ी हद तक युवा जुड़ रहे भी हैं, और बहन जी की बात को, इस मूवमेंट की बात को, इस मिशन की बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि सर ये आपको भी पता है कि जैसे जैसे समय बीता जा रहा है, पहले डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जो अन्य राजनीतिक पार्टी है वो नाम तक नहीं लेती थी। अभी अचानक से सभी पार्टियां चिल्ला चिल्ला कर आ रही हैं कि हमने बाबा साहब को आगे बढ़ाया, हमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाना है, हमने उनके स्टेचू बनवाए हैं, उन जो संविधान है उसका हमने लोगों को नॉलेज दिया है। लेकिन वास्तविकता आपको भी पता है सर कि बाबा साहब जैसे ही अभी आए हैं वैसे सारी राजनीतिक पार्टी अभी चिल्लाने लगे कि हमारा हमारा है। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दबाने का प्रयास किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को दबाने का प्रयास किया। वो तो धन्य है माननीय और साहब कांशीराम जी, जिन्होंने बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और बाबा साहब की जो कही हुई बातें वो बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में माननीय और साहब कांशीराम जी को मिली। माननीय और साहब कांशीराम जी ने उस समय, ये बुक है जाति का विनाश, ये बुक माननीय और साहब कांशीराम जी ने पढ़ी, और पढ़ करके इस बुक को पढ़ने के बाद में, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में माननीय और साहब कांशीराम जी उस नाइट में इस किताब को बार बार पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, पूरी रात ही पढ़े, पूरी रात सोए नहीं, और पूरी रात ही नहीं, जिंदगी में कभी भी माननीय और साहब कांशीराम जी चैन से सोए नहीं कि जब तक दबे कुचले समाज के लोगों को मैं सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंचा दूं तब तक मैं इस चैन से सोऊंगा नहीं। माननीय और साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कही बातों को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय और साहब कांशीराम जी ने कभी बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र घोषित नहीं किया। उन्होंने भारत का जो संविधान है उसी को घोषणा पत्र माना कि हमारे लिए घोषणा पत्र हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बना के गए हैं, उससे बड़ा घोषणा पत्र और कोई नहीं हो सकता। हम इस देश के अंदर कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने देश के अंदर सबसे ज़्यादा गुमराह किया। क्यों किया? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में कांग्रेस श्रेय लेने लग गई कि हमने बाबा साहब को ऐसे किया, हमने आगे बढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन अगर इस देश के अंदर दलित वर्ग की है, बाबा साहब की सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है तो वो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हमेशा आगे बढ़ने से रोका। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी, ये किताब लिखी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। इसमें माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने के लिए लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस के लिए लिखा है कि भले जिंदगी में आप कुछ भी कर लेना, लेकिन कांग्रेस के 4 आने के सदस्य भी मत बनना। कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, इसमें जाओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बुक के अंदर लिख के गए, लेकिन लोगों बाबा साहब की बात को गुमराह करने का प्रयास ये कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि उसके पास सत्ता है और बहुजन समाज पार्टी के पास में सत्ता नहीं है, तो ये गलत प्रचार कर देते हैं। ये किताब इसके लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये हमने नहीं लिखी, कांशीराम जी ने नहीं लिखी, और किसी ने नहीं लिखी, बाबा साहब खुद लिख कर गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि समाज बहुत बोला डाला है और ये कोई बात को भूल जाएगा, ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पाएगा, तो मैं इनके लिए लिख दूं। आज जो कांग्रेस के अंदर भी जो बहुत से लोग चिल्लाते हैं, उनको आगे ये बुक पढ़ी नहीं उन्होंने, तो ये पढ़ते तो उनको पता चल जाता है कि कांग्रेस कितनी बड़ी दुश्मन है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ने से हमेशा रोका है। साइमन कमीशन आया, कब आया? 1927 के अंदर आया, और 1927 के अंदर विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय कौन थे? उसमें कांग्रेस के मुखिया थे। कहाँ पर किया? लाहौर के अंदर किया। कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर उग्र आंदोलन किया, जिसके अंदर लाठीचार्ज भी हुई, गो बैक साइमन के नारे भी लगे। जैसे ही लाहौर के अंदर साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो आए। क्यों आए थे?
क्योंकि उस समय दलितों की दशा और दिशा देखने के लिए साइमन कमीशन इन देश में आया था कि बाबा साहब ने कहा था, उनको लिखित में दिया था ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री को कि हमारे पास में इस देश के अंदर पीने के पानी का अधिकार नहीं है, हम इस देश में पानी नहीं पी सकते हैं। पानी भी पीते हैं जिस तालाब के अंदर वो पानी हम पीते हैं तो वो अछूत हो जाता है। उसके अंदर कुत्ता पानी पी सकता है, बिल्ली पानी पी सकती है, गाय पानी पी सकती है, गोबर कर सकती है अंदर, लेकिन हम वो पानी तालाब का पी नहीं सकते। वो स्थिति दलित समाज की दशा और दिशा है, 85% लोगों की दशा और दिशा है। वो देखने के लिए साइमन इस देश के अंदर आ रहे थे। बाबा साहब को साथ में लेकर घूमने का काम भी उन्होंने किया। 1927 के अंदर कांग्रेस ने विरोध किया। उसके बाद में इस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए। कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर गोलमेज सम्मेलन हुए। कब हुए? 1930 के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 के अंदर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इन गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तीनों में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करने का काम किया। 1932 के अंदर शूद्र समाज को जो 85% लोग हैं उनको लिखित के अंदर अंग्रेज हुकूमत ने लिखित के अंदर अधिकार दिए, जमीन जायदाद का अधिकार दिया, समानता का अधिकार हम लोगों को दिया और उसी का विरोध इन कांग्रेस के लोगों ने किया। पूरे देश के अंदर बाबा साहब को बदनाम करने का काम किया और बाबा साहब पर जान से मारने तक की इन लोगों ने धमकी दी और बाबा साहब के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांधी जी उस समय कांग्रेस के मुखिया थे। पुन्ना की यरौदा जेल के अंदर वोट, जो 2 वोट का अधिकार मिला था, उस वोट के अधिकार के लिए अड़ गए कि मैं मर सकता हूँ, आमरण अनशन कर लिया, मैं मर सकता हूँ, लेकिन इस दलित वर्ग को जो 85% लोग हैं इनको अधिकार लेने नहीं दूंगा। तो गांधी जी ने इनका बहुत विरोध किया और बाबा साहब को हमेशा से इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने बहुत ही दुखी किया। बाबा साहब संविधान सभा में जब जा रहे थे, जब आम चुनाव हो रहा था, तो कांग्रेस को लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरवा दिया। वो तो खुलना और जसोर की सीट से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दोबारा वहाँ से इस्तीफा दिवा के अंग्रेज़ों के दबाव से कांग्रेस ने इस्तीफा दिलवाया और वहाँ से फिर बाबा साहब को संविधान सभा के अंदर भेजा। क्योंकि संविधान सभा के अंदर चुनाव तो करवा लिए इन्होंने, लेकिन संविधान लिखने वाला आदमी नहीं था। ये तो विदेश से बुला रहे थे कि संविधान लिख जाओ, मजबूरी सी हो गई थी उनकी। तो उनकी मजबूरी हो गई। अंग्रेजों ने कहा कि आपके देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर से महान कोई आदमी नहीं है, दुनिया के अंदर महान नहीं है। आप तो संविधान लिखने की बात कर रहे हो, डॉक्टर अम्बेडकर से अच्छा संविधान कोई भी नहीं लिख सकता। तो उनकी मजबूरी हो गई। फिर खुलना और जसोर सीट से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित करवाया। लेकिन जैसे ही देश के अंदर आम चुनाव हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पीए कजलोलकर को चुनाव लड़ाया और कजलोलकर को चुनाव लड़वा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरवाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। जीते जी बाबा साहब के कदम कदम पर इस कांग्रेस ने रोड़े अटकाए, जगजीवन राम को खड़ा कर दिया, बाबा साहब की मीटिंगें नहीं होने देते थे, जुलूस पर पत्थरबाजी करते थे। ऐसे काम इस कांग्रेस के लोगों ने किए। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुखी होकर के बुक लिखी थी कि कांग्रेस ने आपका कब कब विनाश किया, इसको पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं तो यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और माननीय साहब कांशीराम जी ने इस पार्टी का गठन दबे कुचले समाज को हक दिलाने के लिए किया। इस देश में समानता लाने का समानता का जो अधिकार दिलाने का काम है वो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। सर, आपसे एक अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आप राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं आज के समय में? सर, आज के समय में बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान के अंदर है। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी पूरे 5 साल पार्टी का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का वर्कर बूथ पर काम करता है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी, जैसे मासिक मीटिंग होती है हमारी, हर महीने की समीक्षा मीटिंग होती है, किसी पार्टी के अंदर नहीं होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करती है, बूथ स्तर तक काम करती है। आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर राजस्थान के अंदर
बहुत बड़ा एक संगठन है, एक मूवमेंट है। और बहुजन समाज पार्टी आज भी हर महीने हर विधानसभा के अंदर बूथ के ऊपर मीटिंगें करती है। हमेशा 50 से अधिक बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार वर्कर, जिम्मेदार साथी हमेशा दिन के अंदर 5-5, 10-10 मीटिंगें करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मीटिंगें होती है। हाँ, मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करती है, क्योंकि ये मीडिया है वो बिकी हुई मीडिया, और हम मीडिया के ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं। और राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी की 2023 के अंदर चुनाव होंगे तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार नहीं बनेगी तो किसी आदमी की सरकार इस राजस्थान प्रदेश के अंदर नहीं बनेगी। क्योंकि हम लोगों ने इतना वर्क किया है, इतनी हम लोगों ने मेहनत की है कि हमारे इतने विधायक जीत करके आएंगे कि या तो सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, नहीं तो इस राजस्थान के अंदर किसी की सरकार हम बनने नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थी आपके साथ धर्म सिंह तनाण। इन्होंने हमें बताया है कि कैसे माननीय काशीराम जी ने एक पार्टी की स्थापना करके उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को 4 बार सत्ता में लाकर खड़ा कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे बीबीएन न्यूज इंडिया के साथ।